खबर दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज से जुड़ी हुई है। होली के दिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। सूत्रों से खबर है कि घटना के समय जस्टिस वर्मा शहर में मौजूद नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को आग की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि टीम के सदस्यों ने जब आग पर काबू पा लिया था तो एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। फायर ब्रिगेड ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को दी। इसकी सूचना सीजीआई तक भी पहुंची तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होकर आए थे। तो जब घर में आग लगी तो संपत्ति का पता लगा, खुलासा हुआ। जज के घर आग का ये मामला, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के सरकारी बंगले में आग लगी थी। होली वाले दिन आग लग गई थी जब जज यशवंत वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे। जज यशवंत वर्मा के परिवार ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। आग लगने के दौरान जज के घर से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी सीनियर अफसरों को फिर मुहैया करवाई और उसके बाद एक्शन लिया गया। अब न्यायपालिका में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सीजीआई संजीव खन्ना को कैश मिलने की खबर जब मिली तो सीजीआई खन्ना ने तत्काल कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से ट्रांसफर का फैसला ले लिया। दिल्ली से जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। जज अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली आए थे। और आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम मामले को लेकर सचेत हैं और सीनियर वकील ने ये मामला उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। वकीलों की ओर से कहा गया है कि हम सचेत हैं। और इस बीच जयराम रमेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया। सभापति जगदीप धनखड़ के सामने ये मुद्दा उठाया गया। सभापति ने कहा कि नेता सदन से बात करेंगे। जयराम रमेश की ओर से कहा गया मुद्दे पर सदन में चर्चा भी करेंगे, ये भी जयराम रमेश की ओर से कहा गया। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. So I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. और इस बीच एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने ये कहा है कि जज के घर मिले पैसों का खुलासा किया जाए कि कितना पैसा मिला है। इंदिरा जयसिंह की ओर से कहा गया जज के घर मिले पैसों का खुलासा कॉलेजियम करे, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इस पूरे मामले पर इंदिरा जयसिंह का बयान भी आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वकील तो बयान दे रहे हैं हाई कोर्ट में, लेकिन ये पूरा कॉलेजियम जो है उसको जानकारी दी जानी चाहिए कि कितना पैसा मिला है जज के पास से। देखिए निधि, ऐसी घटनाओं से जो न्यायपालिका है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और चूंकि ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, क्योंकि पहली बड़ी खबर है रूस ने निकाली न्यूक्लियर मिसाइल। अब केमिकल वॉर की तैयारी शुरू। बड़ा सवाल, क्योंकि अब जिस तरीके से आपको बता दें, एक तरफ
रियाद में रूस अमेरिका की शांति वार्ता के तुरंत बाद रूस की यार्ड्स मिसाइल एक्टिव हुई है, इसको लेकर खबर बड़ी है। डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर, शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन में विनाशक बमबारी को लेकर खबर है। अमेरिका से बातचीत के बीच पुतिन का पीस प्लान का खुलासा। क्यों बातचीत जारी रखना चाहते हैं पुतिन, बड़ा सवाल। वहीं तीसरी खबर, 4 देशों में हमले, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। आपको बता दें, यमन, सीरिया, लेबनान में तो हमले हुए ही, लेकिन अब इजरायल दहल रहा है। क्या ईरान की एंट्री युद्ध में होने वाली है? करूंगी एक्सपर्ट से सवाल। वहीं चौथी खबर, चीन ने बनाया सबसे खतरनाक अंडरसी वेपन। चीन के अंडरसी वेपन से क्यों दुनिया के अंदर, आपको बता दें, अंडर सी केबल पर खतरा मंडरा रहा है। इस बारे में डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। उससे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की एक तस्वीर, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से अब परमाणु मिसाइलें निकाली हैं, बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट आपके सामने रखेंगे। वहीं यूक्रेन में लगातार हो रही बमबारी की भी विनाशक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जानेंगे किस तरीके से यूक्रेन में अब इलाकों को एक बार फिर से रूस की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट के 4 देशों में हमले को लेकर खबर बड़ी है। कहां पर फिलहाल मिडिल ईस्ट में इस वक्त हमलों को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। वहीं चीन का अंडरसी वेपन है क्या, इस बारे में करूंगी चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी हमारे साथ हैं और कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने वाली हूं, क्योंकि सऊदी में शांति वार्ता के तुरंत बाद रूस के विनाशक हमलों को लेकर खबर बहुत बड़ी है। आपको बता दें, यूक्रेन के सुमी में रूस ने क्रूज मिसाइल दागी है और इसी हमले में 23 बच्चों समेत 100 लोगों के घायल होने की खबर आई है। इस बीच 3 स्कूल समेत 26 इमारतों को भारी नुकसान की भी खबर। सुमी, जहां यूक्रेन की तरफ, आपको बता दें, सुमी में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से अब इसी हमले में 23 बच्चों समेत करीब 100 लोग घायल हो गए हैं और दावा यह कि यूक्रेन के सुमी में रूस ने क्रूज मिसाइल दागी है। रूस के हमलों से सुमी में भारी तबाही की एक और तस्वीर। सुमी के रिहायशी इलाके किस तरीके से इस हमलों की चपेट में आए, वो जगह जहां पर रूस की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। 5 इलाकों में 16 रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह। आग की ये तस्वीर, हॉस्पिटल, यहां तक कि ट्रेनिंग सेंटर पर हमले के आरोप लगे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपको परेशान भी कर सकती हैं, क्योंकि आग की लपटों के बीच किस तरीके से फायर फाइटर्स इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। आग पर काबू पाने की ये कोशिश। रिहायशी बिल्डिंग्स जो कि इस हमले की चपेट में आई। सुमी का वो रिहायशी इलाका जहां रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया। और अमेरिका से बातचीत के बाद रूस का विध्वंसक अटैक। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये खार्किव में रूस की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। शाहिद ड्रोन से रिहायशी इलाकों में हमले को लेकर यह खबर है। यूक्रेन के मिलिट्री फैसिलिटी पर रूस का अटैक। कीव में 14 रूसी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। खार्किव में रूस की एक और बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन की मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट पर लिया गया। दावा ये, रूस का अटैक शाहिद ड्रोन से हुआ। रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए। खार्किव में रूस की ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 3 बड़ी खबरों की तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां यूएस से बातचीत के बाद रूस के अटैक को लेकर खबर सामने आई है। हालांकि ये देखिए, इसी अटैक में खबरें सुमी से भी सामने आई, जहां अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाके इसकी चपेट में, रिहायशी इमारतों में लगी आग, और साथ ही एक तरफ शांति वार्ता के बाद रूस जिस तरीके से विनाशक हमलों को अंजाम दे रहा है। सवाल एक्सपर्ट से उसी आधार पर होगा कि एक तरफ जहां हो रही बातचीत, वहीं दूसरी तरफ लगातार एग्रेसिवली हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और अब सुमी ही क्यों, इस बारे में सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, और यह ज़ेपोरिज़िया में रूस का एक बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रिहायशी इलाकों पर बमबारी को लेकर खबर है। ज़ेपोरिज़िया में ही बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक को लेकर खबर है। हमले से बड़े इलाके में बिजली संकट पैदा हो चुका है। देर रात हुए इस हमले की वो तस्वीर जिसमें सब कुछ आग में कैसे तहस नहस हो चुका है, तस्वीर आपके सामने है। वहीं देखिए, ज़ेपोरिज़िया एक बार फिर से यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ आपको बता दें, रूस ने ज़ेपोरिज़िया के इलाकों में ड्रोन हमलों के जरिए अटैक किया है, और इस बीच ज़ेपोरिज़िया में बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है। हालांकि अब एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं, और ये बड़ी खबर आपको इस बीच बता रही हूं कि किस तरीके से खेरसों में रूस का पिन पॉइंट अटैक हुआ है। यूक्रेनी पोस्ट पर ग्लाइड बॉम्ब से यह हमला। नदी के पास एक यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। मिग-29 फाइटर जेट से ग्लाइड बॉम्ब गिराया गया।
तस्वीरें एक साथ आपके सामने, उसके पिन पॉइंट अटैक की तस्वीर आपके सामने, जहां इस बीच ये साफ हो गया कि किस तरीके से खार्किव में भी अभी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खेरसों में किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं ज़ेपोरिज़िया एक बार फिर से दहला है और सुमी पर हमलों की वो तस्वीर जिसमें देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके भी पूरी तरीके से इसकी चपेट में आए। लेकिन ये साफ है कि किस तरीके से एक तरफ बातचीत, वहीं दूसरी तरफ लगातार एग्रेसिवली हमलों को दिया जा रहा है अंजाम, और ऐसे में अब सुमी पर हमलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से खार्किव में खेरसों और ज़ेपोरिज़िया किस तरीके से दहला उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन सीज फायर फेल, यूक्रेन पर रूसी हमला, बड़ी खबर, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां सऊदी में शांति वार्ता के तुरंत बाद रूस के हमलों को लेकर खबर बढ़ी है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि यूक्रेन के कई प्रांतों पर एक साथ रूसी एयर स्ट्राइक को लेकर ये खबर आई है। हालांकि सिन्हा सर, सवाल आपसे करूंगी, शांति समझौते में रूस जिन इलाकों पर कब्जा चाहता है, वहीं पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें सुमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों? रूसी हमले में करीब 100 लोग घायल होने की खबर आई है, 26 इमारतें तबाह हुई हैं। सवाल खार्किव को लेकर भी इसलिए क्योंकि यहां शायद ड्रोन से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। ज़ेपोरिज़िया और कुर्स्क में आमने सामने की जंग को लेकर तो लगातार खबरें आ रही थी। फिलहाल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रूस के मिलिट्री बेस पर शायद ड्रोन से हमले को लेकर, और खेरसों जहां यूक्रेनी पोस्ट पर ग्लाइड बॉम्ब से रूसी हमला हुआ। सिन्हा सर। सुरभि, जय हिंद। आपका सवाल है कि सुमी पर क्यों हमले हो रहे हैं। देखिए, सुमी तकरीबन 30 किलोमीटर है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर से, और वहीं से जो एक हाईवे जाती है सुरजा की तरफ, जो कुर्स्क की तरफ जाती थी, जिसके अंदर में उन्होंने 6 अगस्त पिछले साल अटैक किया था और इस इलाके को लिया था। तो ये हम फॉर्म बेस कहते हैं मिलिट्री में, जहां से आप लॉन्च करते हैं। तो सुमी मेन हब है, ये नहीं कि एक लॉजिस्टिक हब है, बट ये मेन फॉर्म बेस बनाया हुआ है। वहां पर अभी भी जो यूक्रेन की एक मोर देन 1 आर्मर्ड ब्रिगेड डिप्लॉयड है, उसको बेस को, क्योंकि यदि ये चला गया तो पूरा का पूरा, देखिए उन्होंने क्या किया है, जब कुर्स्क से वहां से उन्होंने भाभी हुए रशियंस, तो वो चल कर बेलग्राड की तरफ चले गए, और ये टीजिंग एक्शंस होते हैं। और इसमें अमेरिकन ने दिया है उनको पूरी इंफॉर्मेशन। अमेरिकन में 2 MI-8 है, KH-52 हेलीकॉप्टर्स, और उन्होंने हाईमास का यूज किया है यहाँ पर। तो देखिए, ये जो गेम है, जद्दोजहद की लड़ाई है, इसमें अमेरिका भी उनको प्रोवाइड करता है, वो भी चाहता है कि रशिया कहीं प्रेशर में आए। पर जमीनी लड़ाई के ऊपर में जब आप देखिएगा तो ये जो हब है सुमी, तो देखिए 3 साल से भी ज्यादा इसने बीटिंग लिए हैं। आपने अभी कहा कि वहां स्कैंडर मिसाइल का यूज हुआ है। स्कैंडर मिसाइल में 100 लोग घायल हैं, जिसमें आप 23 बच्चे भी कहे जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा है, जेरेन एक मिसाइल 2 लेकर आया है जो रशिया, सर, वो काफी हावी है इस इलाकों में। और उसी तरह नेपच्यून मिसाइल्स का यूज कर रहा है यूक्रेन। ये सब नए मिसाइल्स हैं जो ये मानना पड़ेगा कि यूक्रेन इस दौरान नेपच्यून 2 को बनाया है, जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर तक वो चला जाता है, एंजल बेस तक वो फायर करता है, रस्तों में फायर करता है। तो दोनों तरफ से जद्दोजहद की लड़ाई है, ये लास्ट फेज, कोई फेज नहीं है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। चलेगा। इसी के तहत अगली खबर को भी समझना जरूरी है, क्योंकि पुतिन के पीस टॉक प्लान पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये बातचीत के दौरान यूक्रेन पर बड़े कब्जे की तैयारी है। अमेरिका को शांति वार्ता में उलझाए रखना चाहते हैं पुतिन, बातचीत को लंबा खींचना चाहते हैं पुतिन। रूसी अधिकारियों के हवाले से मॉस्को टाइम्स का ये दावा। हालांकि पुतिन का प्लान जारी रखो बात, क्योंकि अमेरिका से बातचीत को लंबा खींचना चाहते हैं पुतिन। खबर इस लिहाज से भी समझेंगे। रूसी अधिकारियों को आदेश, अमेरिका को बातचीत में उलझाए रखो, और शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जे का प्लान है। यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर सीज फायर के लिए और कड़ी शर्त रखेंगे पुतिन। हालांकि 20 अप्रैल से सुमी और ज़ेपोरिज़िया पर बड़े कब्जे के प्लान को लेकर ही इस बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई और सवाल किया कि आखिर इस वक्त सुमी पर ही लगातार हमलों को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन में शांति नहीं चाहते दूसरे देश। एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यूक्रेन में शांति प्रयासों को रोकने में लगे हैं कई देश। यूरोप का नाम लिए बिना मार्को रूबियो का यह बड़ा दावा है, यूक्रेन में शांति चाहते हैं ट्रंप। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस में शांति वार्ता। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मार्को रूबियो का ये बयान सामने आ रहा है, दावा ये कर रहे हैं कि यूरोप का नाम लिए बिना मार्को रूबियो ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि शांति चाहते हैं। यूक्रेन में शांति प्रयासों को रोकने में कई देश लगे हैं। अब हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस, दीपक वोरा सर? मैं सवाल आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि पिछले कई दिनों में मैं आपसे इसको लेकर सवाल करती हूं, बातचीत को लेकर, तो आपने ये बात साफ तौर पर कही कि कुछ नहीं निकलने वाला। सवाल पुतिन की शर्तों को लेकर भी अगर आता है, तो क्या अब यह भी समझा जाए कि कहीं ना कहीं पुतिन अपनी इसी स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका को भी उलझा के रखना चाहते हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप भी थोड़ी अपनी आवाज बढ़ा दीजिए, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। आपसे सीखता हूँ। जनरल साहब की अभी मैंने बात सुनी है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं जनरल साहब से समझना चाहता हूँ कि सर 3000 ड्रोन से और जहाजों से और मिसाइल से हमला होता है और 2 बच्चे घायल हो जाते हैं, तो ये सुपरमैन कौन है सर? क्या खाते हैं ये भोजन के लिए कि 1 मिलियन की आर्मी की बात करते हैं, अभी तक एक भी नहीं मरा उनका 3 साल में? झूठ बोलते हैं। और ये नेपट्यून शेप्ट्यून की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यूक्रेन ने बनाई है, नॉनसेंस। मेरे जो मित्र हैं वहां पर कहते हैं दीज आर ऑल बॉट फ्रॉम आउटसाइड, रीपेंट करके इनका प्रयोग किया जा रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपने बेटा पूछा है मुझसे कि यूरोप इज आइसोलेटेड, यूरोप इज इररेलेवेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ इज इररेलेवेंट। पुतिन क्या चाहता है? ही इज क्लियर, मैं ये टेरिटरीज वापस नहीं करूंगा, ये रूस का हिस्सा है। यूक्रेन को मैं नाजीफाई और डिसआर्म करूंगा, उसको कभी भी मैं एक महाशक्ति बनने नहीं दूंगा, और ये मेरे बीच में एक बफर एरिया रहेगा। नेटो नहीं आ सकता मेरे बॉर्डर्स पर। यूक्रेन बदलता रहता है, नेटो बदमाश है, नेटो बड़ा अच्छा है, यूरोप चोर है, यूरोप बड़े अच्छे हैं, उसको मालूम नहीं है वो जो चर्चा उनका जो प्रेसिडेंट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं देख रहा हूँ, which I am following, याद है वो एक स्टारबक्स नहीं, वो जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, क्या बोलता था? मैं 10,000 लोग वहां भेजूंगा। बाद में कहता है हाँ भेजूंगा, सोचूंगा उसके बारे में, क्योंकि उसको साफ संदेश मिल गया है अमेरिका से कि अगर रूस ने तुम्हें ठोका तो हमारी तरफ मत देखना मदद के लिए, ना कोई और तुम्हारी मदद करने आएगा। So the reality today, Europe is irrelevant, UN is irrelevant. अब कोई बचा है, that is Vladimir Putin and Donald Trump. दोनों इस समय एक तरह से मैन्यूवरिंग कर रहे हैं कि किसको ज्यादा। सर लेकिन शांति वार्ता के नाम पर हो रही मीटिंग्स कितनी रेलेवेंट है, इसको लेकर सिंह सर आपसे भी सवाल करूंगी। उससे पहले रियाद में शांति वार्ता के तुरंत बाद रूस की न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी को लेकर खबर। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल के साथ रूस जंग के लिए तैयार है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल शुरू हुई है। रूस की सबसे घातक यार्ड्स मिसाइलों की फील्ड पोजीशन की तैनाती, इसका मतलब क्या है? सिंह सर सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले यही बड़ी खबर बता रही हूं क्योंकि रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की वॉर ड्रिल की शुरुआत हो गई है। ये एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि रूस की परमाणु युद्ध की तैयारी को देखते हुए खबर कैसे समझी जाए, क्योंकि सऊदी अरब में शांति वार्ता के बाद रूस की विध्वंसक तैयारी के ये संकेत। रूस की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और न्यूक्लियर केपेबल यार्ड्स मिसाइलों के साथ युद्ध की तैयारी का मतलब क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की फील्ड पोजीशंस पर तैनाती को लेकर खबर। वॉर ड्रिल में रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन परखा जाएगा और जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, सिंह सर कैसे समझा जाए इस युद्धक तैयारी को? देखिए सुबी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले मैं आपको इसका जो कनेक्शन है वो अपनी जो वार्ता, शांति वार्ता हो रही है सऊदी अरेबिया के अंदर, उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अभी आपने बता रही थी कि जापोरेशिया के अंदर, सुमी के अंदर और खरसोन के अंदर बहुत भारी अटैक रशियंस ने किया है, और जैसे जनरल बता रहे थे कि सुमी जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, केमिकल वेपन्स की, ये सिर्फ ज़ेलेंस्की के ऊपर एक प्रेशर डालने की है कि शांति वार्ता के अंदर वो अपनी जो जहां पे वो बैठा हुआ उससे थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि वो एक जगह पे फंसा हुआ है कि मैं नहीं दूंगा, मैं वार्ता के अंदर अपनी डिमांड्स रखूंगा। उसको अपनी डिमांड्स कम करने के लिए, उसको थोड़ा नीचे लाने के लिए ये जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी ये चाल है चेस के ऊपर कि इसके ऊपर जितने से जितना प्रेशर डाला जाए, इसको कोप्स किया जाए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तो सपोर्ट नहीं है इसको, और ये अकेले में पड़ा हुआ है। जो पुतिन है वो यूरोपियन स्टेट्स की, नाटो की परवाह नहीं करते। अभी बात क्या है कि ये जो